जब हम जो साहित्य में लिखते हैं, ज़्यादातर कहानियाँ महिलाओं, मज़दूर, बच्चों के लिए लिखी जाती हैं। ये मैं देख रही हूँ कि बड़ों के लिए जो कहानियाँ हैं, जो हम सामाजिक कहानियाँ लिखते हैं विभिन्न पत्रिकाओं में, शहीदों के लिए बहुत कम कहानियाँ मैंने देखी हैं, या हैं तो मेरे नज़र में नहीं आई। मैंने जब लेखन शुरू किया, 6 साल से ही लिख रही हूँ, क्योंकि मैंने बताया मैं शौकिया तौर पे लिखती थी। तो शुरुआती कहानी मैंने शहीद की पत्नी पर ही लिखी, क्योंकि आपने देखा अभी कर्नल आशुतोष शर्मा की पत्नी जैसे भावुक हो गई, या मेजर सूद की पत्नी कॉफिन पर सिर टिकाए बैठी रही। जब उनके पति शहीद हो जाते हैं, पत्नी की जिंदगी में बचता क्या है? बस मैंने भी ऐसे ही अपने इर्द गिर्द कुछ माहौल देखा था, और वो विचार मेरे मन में सदा रहे। और जब लेखन शुरू किया, शुरुआत में जो मान लीजिए आज से 5 साल पहले मैंने वह कहानी लिखी, जो मेरी इस पुस्तक जो रंग दे और अंग्रेज में भी शामिल है, और उस कहानी को साहित्य अमृत पत्रिका में स्थान मिला। कहानी, क्योंकि साहित्य अमृत पत्रिका लेखक का फ़ोन नंबर भी प्रकाशित करती है, तो मुझे बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आए उस टाइम पे, और उस कहानी को बहुत सराहा गया। कई लोगों के मन में विचित्र प्रश्न भी आए, और उन्होंने मुझे पूछे भी सही, मैंने उनके जवाब भी दिए उस टाइम। और लोगों ने आग्रह किया, पाठकों ने आग्रह किया, जिन्होंने फ़ोन पर बोला कि हाँ, इस तरह की कहानियाँ आनी चाहिए। वही बात मैं आज आपके सामने बता रही हूँ। और उस कहानी का शीर्षक था रंग। वह कहानी मैं आपको अभी सुनाती हूँ। उस कहानी सुनने के बाद में आप जो भी प्रश्न मेरे से करना चाहें इस कहानी से संबंधित, मैं आपके जवाब दूंगी। आपके कमेंट्स एक बार मैं देख लेती हूँ, ताकि मैं आपसे रूबरू हो सकूँ। देवेंद्र सिंह सिसोदिया जी नमस्कार। निवेदिता मिश्रा झा जी नमस्कार। राजीव तनेजा जी नमस्कार। हाँ, राजीव जी ने तो मेरा संग्रह पढ़ा है, आप कह रहे हैं बढ़िया कहानियाँ हैं। मैं ग्लासेस पहन लेती हूँ क्योंकि कमेंट बहुत छोटे दिखाई दे रहे हैं। जी अब ठीक है, तो मैं कहानी पाठ करूँ? आवाज़ है क्लियर? आवाज़ क्लियर है? मैं कहानी पाठ करूँ? ठीक है, मैं कहानी शुरू करती हूँ। शीर्षक है रंग। मैं थोड़ा लैपटॉप में देख के पढ़ूंगी, हो सकता है आपसे आईज कांटेक्ट ना हो पाए। जी, अब मैं कहानी की शुरुआत करती हूँ। आवाज़ आ रही है ना? ठीक है सर। सर हरि व्यास जी नमस्कार। माँ, मुझे वही चूड़ियाँ चाहिए, सतरंगी चूड़ियाँ माँ। उर्मिला अपनी माँ का हाथ खींचते हुए जिद कर मेले में लगी उस दुकान की तरफ इशारा कर रही थी। अरे, आगे और भी दुकानें हैं, पूरे 20 दिन तक मेला चलेगा, पहले घूम फिर तो ले। नहीं माँ, मुझे सतरंगी चूड़ियाँ पहननी हैं, मुझे नहीं झूलना कोई झूला वूला, ना ही मुझे कुछ खाना पीना है माँ, मुझे तो वही सतरंगी चूड़ियाँ चाहिए। हार कर उर्मिला की माँ को पीछे मुड़कर उसी दुकान पर जाना पड़ा, और वह सतरंगी चूड़ियों का सेट उर्मी को पहनाया, तो कहीं जाकर वह अन्य दुकानों पर सामान देख पाई।
दुकानों की मध्यम रंगीन रोशनी में उर्मी की नाजुक कलाई में चढ़ी सतरंगी चूड़ियाँ झिलमिला रही थीं और वह अपने हाथ नचा नचा कर उन्हें निहारती, खिलखिलाती और कभी कभार अपने नन्हे कदम थिरकाती। सर्दी की गुनगुनी धूप में उसके चेहरे की लालिमा और भी ज्यादा निखरी सी दिखाई पड़ रही थी। मात्र 9 वर्ष की कच्ची उम्र, किंतु सजने धजने का शौक जैसे कोई नवयौवना। माँ, ये तितलियां उड़ क्यों जाती हैं? एक ही फूल पर क्यों नहीं बैठ जाती? कभी क्यों मंडराती हैं, कभी इस फूल कभी उस फूल? माँ, इनके रंग तो देखो, कितने चटक, कितने लुभावने। वह उछलती कूदती उन रंग बिरंगी मन भावन तितलियों को पकड़ने उनके पीछे इस क्यारी से उस क्यारी दौड़ने भागने लगती। 16 लगते ही यौवन की दहलीज पर जूं ही कदम रखा, उसकी स्वर्ण सरीखी देह अब गोलाई लेने लगी थी। कॉलेज के प्रथम वर्ष की छात्रा उर्मिला अब सलवार कमीज के साथ दुपट्टा भी ओढ़ने लगी थी। वही चटक रंग के दुपट्टे जिसमें ढका उसका निखरा हुआ यौवन चांद भी देखे तो रीझ जाए। कॉलेज के 3 वर्ष पूर्ण होते होते अपने ही कस्बे के एक फौजी के मन भा गई उर्मी। अमर जी, इसी नाम से पुकारते हैं मुझे। वह उर्मी के पिताजी के समक्ष हाथ बांधे खड़ा था। उसका गठीला शरीर, 6 फुट का कद और चौड़े कंधे मानो अडिग हिमालय। फौलादी बाहें जैसे बरगद की मजबूत शाखाएं। बड़ी विनम्रता से उर्मी के सामने सर झुकाए वह उर्मी का हाथ मांग बैठा था। उर्मी कमरे में पर्दे के पीछे खड़ी कनखियों से उसे झांक रही थी और लजाई निगाहों से बाबा के जवाब को आतुर उसका चेहरा सुर्ख हो उठा था। 2 दिन का समय दो बाबू, जरा घर में सलाह मशवरा कर लो। जी ज़रूर, मैं आपके सकारात्मक फैसले का इंतज़ार करूँगा। और मुस्कुराता हुआ जैसे ही वहाँ से चला, उर्मी के हाथों की सजी सतरंगी चूड़ियाँ खनक उठी। वह चोर नजरों से अमर को जाते हुए देख रही थी और वह तब तक देखती रही जब तक वह उसकी नजरों से ओझल ना हो गई। उर्मी की माँ तो अमर को तब से ही पसंद करती थी जब वह सिर्फ 12वीं कक्षा में था। सो घर में बातचीत कर उर्मी का रिश्ता पक्का कर दिया गया और फिर चटमंगनी पट गया। 1 महीने के अवकाश के बाद जब अमर ने अपनी कश्मीर पोस्टिंग की घोषणा की तो उर्मी की आंखें पनीली हो उठी। अरे पगली, यह तो मेरा काम है और मेरा धर्म भी, मुझे जाना ही होगा। मैं कब कहती हूँ तुम मुझसे ब्याह कर अपना फर्ज त्याग दो, पर क्या तुम मुझे अपने संग नहीं ले जा सकते? कैसी बात कर रही हो तुम? भला वहां रहकर क्या करोगी? निर्देश निधि जी, क्या ब्रिंग देम ऑन कैमरा, कुछ प्रॉब्लम है? नंदा पांडे जी, सबको सुनाई दे रहा है ना? ठीक है। अरे पगली, यह तो मेरा काम है और मेरा धर्म भी, मुझे जाना ही होगा। तुम यहाँ माँ बाबा के साथ रहो और मुझे मेरा फर्ज निभाने दो।
मैंने कब कहा तुम मुझसे ब्याह कर अपना फर्ज त्याग दो? पर क्या मैं तुम्हारे संग नहीं जा सकती? कैसी बात कर रही हो तुम? वहां रहकर क्या करोगी भला तुम? मुझे तो अपनी ड्यूटी निभानी है, कभी देर रात तक आना तो कभी भोर से पहले ही सरहद पर तैनात। सब ठीक चल रहा है, ठीक है, तुम जिद ना करो, जरा बात को समझो। अमर ने उसे गले लगा लिया था और कहा, मैं कहाँ तुम बिन स्वयं को पूर्ण पाता हूँ, किंतु देश के प्रति मेरा धर्म और मेरा कर्म मुझे तुम्हें यहाँ अकेले छोड़ जाने को मजबूर करता है। मुझे जाना ही होगा। और वह उर्मी की मुस्कुराती आंखों में नमी दी अपनी ड्यूटी को रवाना हो गया। पहुंचते ही खबर करना, रुंधे कंठ से बस इतना ही बोल पाई थी उर्मी। सर्द रात में आसमान में चमकता चांद देख उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह उसे चिढ़ा रहा हो। उसकी चांदनी में झिलमिल चमकती उसके माथे की बिंदिया की झिलमिलाहट जैसे हर रात धीमे धीमे धुंधली पड़ने लगी थी। रोज दोपहरी एक खत अपने प्रियतम के नाम लिख पोस्ट बॉक्स में डाल देती। कल तक रंगीन तितलियों को पकड़ने की चाह वाली उर्मी के मन के भाव अब बेरंग होने लगे थे। चिट्ठी, डाकिये की आवाज़ सुनकर वह घर की चौखट की ओर दौड़ पड़ी और डाकिये के हाथ से अपना खत लेकर झट से जब उसने अपना नाम देखा, उसके चेहरे पर चमक खिल उठी। लिफाफे को कोने से फाड़कर खत पढ़ा और सीने से लगा लिया, जैसे यह मात्र खत नहीं, उसका अमर स्वयं उसके पास हो। एक फौजी की अर्धांगिनी के लिए शायद ही इससे ज्यादा खुशी का और कोई पल होता हो। अपने पति के खत से सुंदर ना कोई तोहफा, ना ही उसमें लिखे शब्दों से सुंदर कोई गीत या गजल। और इस बार तो डाकिया एक बहुत सुंदर पैगाम लेकर आया था। अमर ने खत में लिखा था वह जल्दी ही आ रहा है और उर्मी को कश्मीर लेकर जाएगा। कुछ महीनों बाद उर्मी कश्मीर की वादियों में अपने वर्दीधारी सिपाही की बाहों में बाहें डाले बर्फीली घाटियों का आनंद ले रही थी। कभी कभार जब सरहद पर गोलीबारी होती तो गोलियों की धाएं धाएं से उसका दिल दहल जाता, और जब अमर ऑन ड्यूटी होता तो सारी सारी रात उसकी राह देखा करती। जब कभी जरा देर हो तो गोली का एक खटका भी उसे डरा देता। किसी अनहोनी का खौफ उसे खाए जाता, किंतु अगले ही पल वह सोचती, आखिर एक फौजी की पत्नी हूँ, ऐसे डरूंगी तो कैसे काम चलेगा। और फिर हिम्मत कर बर्फीली चोटियों पर पड़ती भोर की स्वर्णिम किरणों का नजारा करने लगती। देखो अमर, बाबा का खत आया है, मेरे मामा के लड़के का ब्याह तय हो गया। मैं अगले महीने जाऊंगी, तुम्हें भी छुट्टी मिल सके तो बात करो ना, सिर्फ हफ्ते भर की ही तो बात है। बाबा का खत अमर को दिखाते हुए उर्मी ने अमर के कंधे पर सर रख दिया। हाँ हाँ, कोशिश करता हूँ उर्मी, इस बहाने मैं भी सभी रिश्तेदारों से मिल लूंगा। शहनाई की मधुर धुन बरामदे में गूंज रही थी। दूल्हा घोड़ी चढ़ने की तैयारी में और उर्मी अपने केसरिया लहंगे ओढ़नी में सिंदूरी मांग व रंग बिरंगी चूड़ियाँ हमेशा की तरह खिलखिलाती मुस्कुराती अपने प्रीतम की राह दिख रही थी। अमर ने उसे विवाह के एक हफ्ते पहले ही भेज दिया था और स्वयं घुड़चढ़ी के दिन आने का वादा किया था। तभी बाबा के फोन की घंटी घनघनाई और दूसरी तरफ की बात सुन उसके बाबा ने उसे गले से लगाया और फपक कर रो पड़े। अपने बाबा की आंखों से आंसुओं की बरसात देख उर्मी को समझते देर न लगी। जहाँ बारात रवानगी की तैयारी थी, वहाँ बरामदे में
तिरंगे में लिपटा कॉफिन आया। पल भर को उर्मी निढाल सी निवार की खटिया पर बैठ गई, फिर भागकर अमर के कॉफिन से जा लिपटी। उसकी रुलाई रोके न रुकती थी। बाबा ने जैसे तैसे उसे वहां से उठाया, सीने से लगाया और बोले, बेटी, शहीदों के लिए रोते नहीं, उन्हें सम्मान पूर्वक रुखसत करते हैं। हाँ बाबा, उसने अपने आंसू पोंछे और शहीद अमर को अंतिम विदा देने के लिए सशक्त खड़ी हो गई। बेटी के दुख से बाबा स्वयं टूट रहे थे, किंतु उर्मी ने जाहिर न होने दिया कि वह टूट गई है। फौजी की पत्नी का फर्ज वह बखूबी जानती थी। अंतिम विदा के बाद साधारण रूप से विवाह संपन्न हुआ। सभी रिश्तेदार उर्मी की हिम्मत की दाद दे रहे थे। उसने अपने भीतर उमड़े सैलाब को रोके रखा ताकि विवाह में आए किसी भी रिश्तेदार को बुरा महसूस न हो। जब अमर का बक्सा आया, उर्मी ने सब कुछ सहेज कर रख लिया। अमर की तस्वीर अपने कमरे में लगा ली। अगले दिन माँ ने उस पर फूल माला चढ़ा दी। ये क्या माँ, ये फूल माला क्यों? मेरा अमर शहीद हुआ है, मरा नहीं। वह अमर है माँ, उसने भौहें चढ़ाते हुए कहा। उसने फूल माला को तस्वीर से उसी समय हटा दिया। रोज सवेरे पहले की तरह ही श्रृंगार करती। कस्बे की महिलाएं उसे सुहागन सी सजी धजी देखती तो तरह तरह की बातें बनाती। कुछ महिलाओं ने तो उसकी माँ के मुंह पर ताना भी दे दिया, आखिर कब समझेगी तुम्हारी बेटी, अब वह विधवा है, ये सज धज और श्रृंगार किस लिए? उर्मी की माँ ने उसे समझाया, बेटी, लोक लाज भी तो देखनी पड़ती है। ये चूड़ियाँ सुहाग की निशानी होती हैं, इन्हें उतार क्यों नहीं देती? अमर तो अब रहा नहीं। नहीं माँ, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? अमर मेरे लिए जिंदा है, अमर है। मैं ये चूड़ियाँ कतई नहीं उतारूंगी माँ, मुझे ये रंगीन चूड़ियाँ बहुत पसंद है माँ, मुझसे मेरे रंग न छीनो। उर्मी के बाबा से उसका दुख देखा न जाता, सो बोले, उर्मी की माँ, उसके जीवन में बचा ही क्या है जो तुम छीन लेना चाहती हो? यदि वह रंग बिरंगी चूड़ियाँ और सज धज में खुश है तो करने दो उसे ये सब। ठीक ही तो कहती है वह, शहीद अमर होते हैं, तो वह विधवा कैसे हो गई? मैं अपनी बेटी के लिए दुनिया के ताने सह लूंगा, किंतु उसे उदास न होने दूंगा। कस्बे के लोग ताने मारते, किंतु उर्मी के माँ व बाबा ने हिम्मत न हारी और विनम्रतापूर्ण व्यवहार कायम रखा। शहीद दिवस को होने वाले कार्यक्रम में उर्मी को निमंत्रण पत्र मिला था। उसके पति अमर को पदक से सम्मानित किया जाना था। वह अपने माँ बाबा के साथ कार्यक्रम के लिए एक दिन पहले पहुंची। वहां उनके व अन्य शहीदों के परिवारों के ठहरने के लिए खास व्यवस्था की गई थी। अगले दिन जब मुंह अंधेरे वह नहा धोकर तैयार होने लगी, उसकी माँ ने उसे एक पैकेट लाकर दिया और कहा, उर्मी, तुम्हारे लिए दफ्तर से यह पैकेट आया है और तुम्हें ये कपड़े पहनकर तैयार होना है। उर्मी ने जैसे ही वह पैकेट खोला, उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उसकी माँ ने उसे छाती से लगा लिया। वह जानती थी कि उसकी उर्मी यह दुख सहन नहीं कर पाएगी। उर्मी अपनी माँ की गोद में निढाल सी पड़ी सिसकियाँ भर रही थी। बाबा ने अपने कलेजे के टुकड़े को इतना मजबूर पहले कभी नहीं देखा था, सो पैकेट उठाकर देखा। दबे से रंग की साड़ी, वह दूधिया शॉल थी जो उर्मी के पहनने के लिए भेजी गई थी। सरहद पर शहीद कहलाने वाले जवानों के कॉफिन को तो तिरंगे से सजाया जाता है,
किंतु उनकी पत्नियों की ज़िंदगी से रंग सदा के लिए ख़त्म हो जाते हैं। आज बाबा को समझ आ गया था। जी, यही कहानी ख़त्म होती है।